तो ये होमवर्क है, अब एक एक करके हम आपसे आपके इश्यूज पूछ लेते हैं कि इस होमवर्क के इश्यूज क्या हैं। सही है जी। पहले कोई भी ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल की बात कर लें इसकी। चलो जी इधर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने बखूबी देखना है, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल भी और अदर रिसीवेबल भी। अभी एक एक करके इस पे देखते हैं। आ जाओ नीचे। मैं गया नीचे सवाल में, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट है जिसकी कॉस्ट थी 1.5 मिलियन, जिसकी बुक वैल्यू थी, ये मेरे लिए बुक वैल्यू रेलेवेंट थी, डिस्पोज किया था 5 लाख, जिसमें से 350 मुझे नहीं मिले। तो आपको मैंने कल भी सिखाया था कि हमने यहाँ पे एक एंट्री ये बनाई होगी, पीपी को मैंने निकाल दिया होगा अपनी किताबों में से कैरिंग अमाउंट से, जो कि 6,30,000 रुपये। अच्छा, मैंने ये 6,30,000 रुपये की चीज़ बेची कितने में? 590 में। तो मैंने कहा सही है भाई, अगर मैं यहाँ पे गेन निकालना चाहूँ, ये लॉस निकालना चाहूँ, तो सेलिंग प्राइस मैंने रखी 590, कैरिंग अमाउंट रखी 40 का, तो सर आ गया लॉस। आपको ये बखूबी पता है कि ये लॉस आपके प्रॉफिट में से माइनस हुआ है, आप इसको करेंगे ऐड बैक, क्योंकि इसका कैश में इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है, तो वो हमने स्ट्रेट कर दिया। अच्छा, फिर मैंने कहा 590 की चीज़ में से 350 मुझे नहीं मिले, तो 590 में से 350 माइनस करो, तो आपने कहा कैश में 240 आ गया। आपने कहा रिसीवेबल कितना बुक किया और लॉस कितने का? बिल्कुल सही, ये हिसाब किताब, ये एंट्री बन गई होगी। अच्छा, अब इसके आगे कहने का मकसद ये है कि आप जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप बताएंगे 2,40,000 रुपये का कैश आया है, जिसके अंदर ऑलरेडी 3,50,000 एडजस्ट हुआ हुआ है और लॉस भी इसके अंदर एडजस्ट हुआ हुआ है। कितनी चीजें हो गई? 2। पर अब मुसीबत यह है कि ये जो हमारे पास ये वाला हिसाब किताब है रिसीवेबल का, ये रिसीवेबल यहां पे भी एडेड है 2995 में। अच्छा, 2995 में हम यहां पे अगर मार्किंग करें तो इसके अंदर सर 3,40,000 इंक्लूडेड है। अच्छा, अब अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लूंगा, 350 है, ओके 350। अब अगर मैं 350 को इसके अंदर रहने दूंगा और डिफरेंस लूंगा, तो ऐसा लगेगा कि ये पैसे मेरे फंस गए और मुझे नहीं मिले, ये माइनस हो जाएंगे। पर कहने का मतलब है ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसकी इंपैक्ट ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो क्या मैं इसको वर्किंग कैपिटल निकालते वक्त इसके अंदर रहने दूं या यहां से हटा दूं? हटाएंगे। तो आप 2995,000 में से 350 हटाएं, 2645, ओके जी, 2645,000 आ गया। अच्छा, अब ये वो वाला रिसीवेबल आ गया जो उसको हटा के, सर कोई आपसे पूछे आपने इसको हटाया क्यों, आप बोलेंगे इसका इंपैक्ट ऑलरेडी नीचे ले चुके हैं, अगर मैं इसके अंदर रहने दूंगा ये दूसरी बार माइनस हो जाएगा। भाई रिसीवेबल के इंक्रीज होने का मतलब क्या? पैसे फंस गए, पैसे। तो आप क्या नीचे पूरे पैसे दिखा रहे हैं? नहीं, आप सेलिंग प्राइस तो नहीं दिखा रहे, आप तो नीचे नेट कैश दिखा रहे हैं। तो नेट कैश दिखाने का मतलब यह है वो ऑलरेडी नेट हो चुका है। इस रिसीवेबल के अंदर रहने दूंगा तो वो कितनी बार माइनस हो जाएगा? 2 बार। तो हमने यहां पे एडजस्ट कर लिया, ये कर लिया था आप लोगों ने। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आपका वर्किंग कैपिटल में से लेस होगा या ऐड होगा? डिपेंडिंग अपॉन लेस ही होगा, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है। पर अब वो जेन्युइन है, अब वो जेन्युइन है। अदर आपने हटा दिया जी, अदर रिसीवेबल पे नहीं, अगर दिया हुआ है तो वो भी गॉसिप करेंगे। अभी दिया हुआ है तो अभी नहीं, अभी देखते हैं ना। अभी देखो अब सीन क्या होगा। अब ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एग्रीड, प्रोविजन फॉर। अच्छा, अब आप जरा इस सवाल को फोकस करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपके पास ये जो अमाउंट दी हुई है 2995,000 की, इसके अंदर एक अदर रिसीवेबल था, उसको पहले आपने हटा दिया। अब ये अमाउंट बन गई है ट्रेड रिसीवेबल नेट की। अब इसको आप क्या करेंगे? ग्रॉस अप। बात समझ आई? तो अब ये जो अमाउंट आई है 2645,000 की, इसको आपने कहा ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है?
95% को मल्टीप्लाई बाय 2784210। ओके जी, ये आ गया हिसाब किताब, ये ग्रॉस आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा ओपनिंग 2341000 है, तो आप ये करेंगे 2341000 डिवाइडेड बाय 210। अब ये जो रिसीवेबल्स हैं ये वो जेन्युइन रिसीवेबल हैं जो ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि जो अदर देन ऑपरेशन था वो तो आप लोगों ने क्या किया, साइड में कर दिया, और जो बच गया वो ऑपरेशन से रिलेटेड है और वही सब्जेक्ट टू बैड डेट्स है, वही सब्जेक्ट टू बैड डेट्स है। तो पहले बताओ जानी, यहां तक की बात क्लियर है, पक्की बात है जी? यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं उसको रहने देता, उसको ग्रॉस अप करता, तो हम कहते उस पर भी बुक हुआ हुआ है, जबकि उस पर बुक नहीं हुआ हुआ। जिस पे बुक हुआ हुआ है पहले वो बैलेंस निकाल लिया और फिर हमने कहा ग्रॉस अप करते हैं। क्लैरिटी है जी? उस पे यूजुअली इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो तो सिक्योरिटी होता है ना, उसी वक्त पैसे आने हैं। सेल्स वाले की क्रेडिट असेसमेंट होती है, उसका टाइम होता है, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, तो ग्रॉस अप पहले नहीं करेंगे, नहीं, देखो लॉजिकल बात करते हैं। ग्रॉस अप पहले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है उसकी पॉलिसी होती है कि मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं जो भी सेल करता हूं उसका 5% मुझे नहीं मिलता फंसे हुए पैसों का। तो मैं कह रहा हूं जो इस साल आपकी अकाउंटिंग हुई होगी तो आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा वो किस पे लगा होगा, आपके ट्रेड वाले रिसीवेबल्स पे या अदर रिसीवेबल्स पे? ट्रेड वाले रिसीवेबल्स पे। तो मैंने सबसे पहले एक काम ये किया, ट्रेड वाले रिसीवेबल से पहले मैंने वो वाले रिसीवेबल को हटा दिया जो कि अदर देन ऑपरेशंस है। मैंने कहा अब जो रिसीवेबल बचे वो नेट नेट बच गए, अब उसको ग्रॉस ग्रॉस करूंगा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब इसका डिफरेंस आप दिखाएंगे कैश फ्लो के अंदर, कितना आ रहा है? 314,499 आ ही नहीं सकता बेटा, 3 लाख। ये कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा, ये कहां से माइनस कर रहे हो? 21099 आ ही नहीं सकता। सही है, 3,20,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? और ये शो कर रहा है कि 3,20,000 रुपए के टोटल ऐसी सेल है ग्रॉस जो कि सेल्स में कैश में कन्वर्ट नहीं हुई, ये ग्रॉस है। अच्छा, तो उस पर प्रोविजन कितना था वो निकाला तुम लोगों ने? सर सिंपल, इसका भी 5%, इसका भी 5%, दोनों का डिफरेंस ले लो, 16,000। चलें जी, ओके। तो यानी आप लोगों को ये बात समझ आई कि 16,000 रुपए का ऐसा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था जो कि कैश लॉस नहीं था, एस्टिमेटेड लॉस था। जिसने मेरी सेल को क्या किया हुआ था, हमने जब उसको किया तो वो ग्रॉस हो गई। तो अब जब ग्रॉस हो गई तो मेरे पैसे भी ग्रॉस फंस गए। तो वो कितने पैसे फंसे हुए ग्रॉस? 3,20,000। और वो वाला रिसीवेबल कहां गया जो पीपी की सेल पे था? और खुद सोचो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इसके अंदर रहने देते तो आप समझते वो भी सेल वाला है, जबकि वो सेल वाला, और उसको तो वैसे ही नीचे अलग से केटर करके तुम लोग हटा चुके हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक सवाल आया यहां पे, राबेल कह रही है कि सर 3,50,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, निकाल दिया तो रिमेनिंग पे प्रोविजन ग्रॉसअप किया। 3,50,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं था ना, इस साल का है। देखो ये ड्यूरिंग द ईयर, ये किस साल बेचा है बच्चों, जल्दी बताओ? इस साल, इस साल बेचा और इस साल के रिसीवेबल में, तभी मैंने इस साल से निकाला है। अच्छा, अगर मैं कहता ये पिछले साल रिसीवेबल होता तो ओपनिंग से निकालता, यस, फिर ग्रॉसअप करते, पर इसको क्लोजिंग से क्यों निकाला? क्योंकि इस साल का। अगर ये कहता ना ये ट्रांजैक्शन कब हुई है तो पिछले साल हटा देता, क्योंकि पिछले साल ये बैलेंस फंसा हुआ होता और ये इस साल के बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। तो जैसा सवाल होगा वैसे आपने इंप्लीकेशन करनी है, ना हमने रट्टा शुरू में लगाया ना आगे लगाएंगे, लॉजिकली लेके चल रहे हैं। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्या बोलते हैं। राबेल क्लियर है बात? जल्दी से सारे बच्चों, राबेल कह रही है ओके सर। भाईजान बाकी ऑनलाइन वालों, अब्दुल रहमान, ऑनलाइन स्टूडेंट सही है जी, ओके। साथ साथ क्लास लेनी चाहिए जानी आपको। चलें जानी, और कोई सवाल? नहीं, 16,000। आप सिंपल इसके ऊपर 5% लगाएं, कितना आता है बताएं जल्दी? 1 2 3 1 2 3
ये आ गया। हम कह रहे हैं यार 2713 यही है। ओके, ये आ गया क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी ये वो पैसे जो मेरे फंसे हुए हैं, इस पे एंटीसिपेटेडली इतने पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा सर मैं यही हरकत करूंगा इसके ऊपर, इसका 5% कितना है, ये आता है। अच्छा यानी 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 अब मैंने आपको कल भी सिखाया था, रिकैप दिया था, आज वापस दे रहा हूं। ये 123210 मुझे ये बता रहा है कि साल के शुरू में मेरे इतने पैसे फंसे हुए, तो इतना मुझे पैसा। पर आपको एक बात पता है ना, जब आप क्लोजिंग पे पहुंचे तो उसमें कुछ इस साल भी पैसे फंस गए, तो उससे आपका प्रोविजन बढ़ गया। तो कितने से बढ़ाऊं इस साल? 16,000। तो आपने कहा इस साल जो आप 16,000 रुपए से बैड डेट एक्सपेंस बुक करेंगे, इसकी एंट्री ये बनी होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, ये मैंने आपको कल करके भी दिखाया था कि ये जो फॉर द ईयर बुक हो रहा है ना, ये फॉर द ईयर के मजीद फंसे हुए पैसे पे हो रहा है, जो इस साल और फंस गए, क्योंकि जो ओपनिंग तक फंसे हुए तो उस पर तो बुक हुआ हुआ है। तो क्रिएट किस पे हो रहा होगा? इस साल जो और फंस गए, वो कितने पैसे फंसे होंगे, ये उसका 16,000 पे मुझे नहीं मिलेगा। एग्रीड? अब इस 16,000 के जानी एक्सपेंस ने आपकी सेल्स की वैल्यू को बिला वजह, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड लॉस है, एक्चुअल लॉस मैंने इसको एडअप कर दिया, मेरी सेल्स हो गई ग्रॉस। तो अब जो पैसे फंसेंगे वो भी ग्रॉस ही होंगे। तो मैंने रिसीवेबल भी कौन सा यूज कर रहा है, नेट या ग्रॉस? ग्रॉस। तो हमने भी वही किया। क्लैरिटी है? तो एक अदर रिसीवेबल इसमें कॉम्प्लेक्स चीज थी जो मैंने घुमा के पूछी थी, वो भी क्लियर हो गई। एग्रीड? चलें सर, अगर ओपनिंग में भी अदर रिसीवेबल्स होता तो जल्दी बताओ क्या वो लेस होता? नहीं। अगर ओपनिंग में भी अदर रिसीवेबल कोई ऐसा वैसा होता तो वो भी, क्योंकि वो ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता। बात क्लियर है? क्योंकि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी सेल्स के पैसे फंस गए, तो भाई सेल्स के पैसे के लिए रिसीवेबल सिर्फ किसका होना चाहिए? सेल्स का। और जो अदर रिसीवेबल थे मैंने उसको क्या किया, हटा दिया, क्योंकि उसका हिसाब किताब मैं अलग से कर चुका हूं। क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा, अब क्या बचा है इसमें और? डिविडेंड इनकम। अच्छा भाई, इस पे आते हैं। हम कह रहे हैं डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर आ रही है 70। अच्छा, पहले तो एक बात, डिविडेंड इनकम का मतलब यह है कि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा और वहां से डिविडेंड मिल गया। मेरा पहला मासूमाना सवाल आपसे ये, क्या वो इसके अंदर होगी? इनकम में? यस, इनकम है तो इनकम के अंदर होगी, पर क्या वो ऑपरेशंस की इनकम है या अदर इनकम है? अदर इनकम है। इनकम है बट अदर इनकम है। एग्रीड? चलें वापस से एक चीज तुम्हें सिखाते हैं वापस से। मैंने ये कहा, मुझे सवाल में नीचे लिख के दिया हुआ है डिविडेंड इनकम। अच्छा, ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मेरा दिमाग ये काम करना चाहिए कि डिविडेंड इनकम ऑपरेशंस की इनकम नहीं होती, बिजनेस के अलावा है। ऐसी खाली पैसे पड़े तो लगा दिए, इनकम आ गई, तो क्या इनकम को इनकम ना बोलूं? बोलेंगे इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम? डिविडेंड इनकम, पर कहलाएगी अदर इनकम, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अब सवाल क्या है, हुआ हुआ क्या था उसमें सोल्यूशन में? हुआ हुआ ये होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से तुमने शुरू किया, एडजस्टमेंट्स में इसको लेस करा दिया। एग्रीड? इसलिए ताकि वो ऑपरेशंस की इनकम ना दिखे। ऑपरेशंस की इनकम, मैंने ये नहीं कहा कि इनकम नहीं है, इनकम है, ऑपरेशंस की नहीं है। मैंने क्या किया उसको, तो फिर उस ऑपरेशन की इनकम को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया। फिर मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया और इन्वेस्टिंग में ऐड कर दिया, ये बताने के लिए कि ये पैसे तो हैं बट इन्वेस्टिंग के हैं, ऑपरेशंस के नहीं है। फाइनेंस नहीं, फाइनेंस का मतलब लोगों से पैसा लेना। ये डिविडेंड दे नहीं रहे हो, आ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल आज तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं और तुमने लगा दिए किसी स्टॉक मार्केट में, और शेयर से तुम्हें क्या मिल जाए? डिविडेंड। मैं तुमसे पूछूंगा क्या ये तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस की इनकम है या अदर इनकम है? तो आई कैन नॉट शो दिस एज माई ऑपरेशनल इनकम। इसीलिए उस सोल्यूशन में जानबूझ के उसको लेस किया गया, ताकि ये समझाया जाए कि ये ऑपरेशन से पर्टेन। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये इनकम नहीं है? बट नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस। आपने इसका इंपैक्ट जीरो किया और नीचे पैसे दिखा दिए। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। चलो एक और तुमसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता हूं,
इंशाल्लाह बताओगे क्योंकि मेहनत की है एंट्रीज में। सुनना, वो तुम्हें कहे 75,000 की डिविडेंड इनकम है, ऑनलाइन वालों आप सब सोच के जवाब देना है, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए। 75,000 की डिविडेंड इनकम है और तुम्हें नीचे लिख के दे इसमें से 15,000 रिसीव नहीं हुए, 15,000 रिसीव, तो अदर रिसीवेबल में वो 15 भी होते, पक्की बात है, उसको रहने देते, हटा देते, वेरी गुड, वो भी हटते। फिर देखते ऑपरेशंस के रिसीवेबल कितने बचे। चलो एक और चीज पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? देखो मैंने मतलब बड़ी खुशी की बात है, खुद बताते हो, बट मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं बोलता हूँ यार बच्चे को रट्टा नहीं लगे, वो खुद बताए क्या होगा, और तुम खुद बता रहे हो, मैं खाली ट्रांजैक्शन फेंकूंगा, तुम्हें बताना है इम्पैक्ट क्या होगा। अब आगे सुनो, जब तुम कैश फ्लो बनाओगे तो ऑपरेशन में इनकम कितनी आ रही होगी? 75,000 या 60,000? 75,000 इनकम पूरी आ रही होगी। हाँ, तो तुम हटाओगे कितनी? 0 हो जाएगा। कैश कितना दिखाओगे? 60, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा नीचे। पहले बताओ बात समझ आई? तो ये ऐसे सोचना है, अगर डिविडेंड इनकम आ भी जाए अलग से और रिसीवेबल भी आ जाए तो भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना वो ऑपरेशन से पर्टेन, इनकम आना अलग बात है, पैसा आना, एंड अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं रिसीवेबल पेबल में खेल के। बात क्लियर है? पक्की बात है जी? पीएनएल में 75,000 ऐड हुआ होगा, यस, 0 हो जाए। बताएंगे ना, देखो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 75,000 की इनकम शामिल है, जिसमें से कैश आया 60,000, 15,000 रिसीवेबल में पड़ा हुआ है। एग्रीड? मैंने कहा कि पहले तो उसको एडजस्टमेंट से निकाल दो, एडजस्टमेंट पार्क करो, हटा दो। हटाने की लॉजिक पहली क्या पता है? ऑपरेशंस की इनकम नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? मैं कैश फ्लो बना रहा था, मुझे याद आया इसके 60,000 नीचे कैश में तो आए हुए ना, पर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो आए थे, तो मैं कौन सी एक्टिविटी में इसका इनफ्लो दिखाऊं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि पैसा लगाना भी इन्वेस्टिंग, उसका रिटर्न आना भी इन्वेस्टिंग। तो मैंने वहां पे जो पैसे आते हुए दिखाने हैं, वो आप लोगों से सवाल है 75 दिखाऊं या 60? 60,000। तो इसके 15,000 कहां पड़े हुए? रिसीवेबल में। तो अब जब वर्किंग कैपिटल बनाओगे तो उसको रिसीवेबल से हटा देना, क्योंकि तुम ऑलरेडी लेस कर चुके हो। अगर ऊपर रहने दिया तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। नहीं, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आप दिखाएंगे ना, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट से माइनस करेंगे, सही है ना? क्योंकि प्रॉफिट से हटा दोगे तो आप कहोगे प्रॉफिट ही नहीं है। नहीं, एडजस्टमेंट से 75 माइनस करेंगे। नहीं, वो तो मैं करा देता हूं, उसका मसला नहीं है। देखो वो तो अभी करा दूंगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कितनी इनकम शामिल होगी जानी। यूं कर लेते ना, व्हाट इफ, चलो इधर देख लो ना, व्हाट इफ, मतलब मुझे इतना विश्वास है कि तुम लोगों ने पियासी बार अच्छे से पढ़ा है। इधर देख लो। अच्छा, मैंने कहा डिविडेंड इनकम तुम्हारे पास आ गई 75,000 की, अज्यूम कर रहा हूं, इसमें अज्यूम कर रहा हूं। अदर रिसीवेबल आ जाता 15,000 रुपए का, कैश कितना आता जानी? अच्छा, अब वही आपके लिए इलस्ट्रेशन, ये 75,000 प्रॉफिट में शामिल है, ऐसा ही है। ये जो अदर रिसीवेबल है ये रिसीवेबल में शामिल है। अब मेरा आपसे सवाल, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करोगे उसके अंदर कितना है? 75,000। आप इसको माइनस कर देना ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए? आप बोलोगे कि ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता और इंपैक्ट भी 0 हो गया, 2 वजहें हो गई। मैं नीचे आया, वर्किंग कैपिटल की बारी आई। किसकी बारी आई? वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले नीचे इन्वेस्टिंग समझ लो पहले, फिर वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। अच्छा, जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने कहा कि मुझे डिविडेंड की कमाई दिखानी है या रिसीट दिखानी है? रिसीट दिखानी है, डिविडेंड की कमाई नहीं। कैश फ्लो बन रहा है, कमाई पीएनएल में आती है, वो मैंने 0 कर दी ऊपर। अच्छा, मैंने जब देखा कि कमाई मेरी थी 75,000, कमाई मेरी थी, अच्छा, और मुझे पैसे कितने मिले? 60,000। तो मैं नीचे डिविडेंड के नाम पे पैसे आते हुए डिविडेंड रिसीव्ड 60 दिखाऊंगा, जिसमें 15 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ये सिखा रहा हूं, 15 ऑलरेडी एडजस्ट।
अच्छा, अब मैं आऊंगा वर्किंग कैपिटल पे, जिसमें मैं प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करूंगा। उस वर्किंग कैपिटल में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में ये 15 भी शामिल है, जिससे क्लोजिंग क्या हुआ हुआ है, क्लोजिंग क्या हुआ हुआ है। अब ओपनिंग के मुकाबले में तो क्लोजिंग निकालोगे तो ये 15 का इंपैक्ट नेगेटिव आ जाएगा और तुम कहोगे ये पैसे फंस गए, जबकि इसको तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसीलिए कहा गया जो भी अदर रिसीवेबल्स हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उसको एडजस्ट करके फिर वर्किंग कैपिटल देखो। बात क्लियर है। पर ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी कि अगर होता, इस सवाल में क्या है पता है, कोई रिसीवेबल नहीं है डिविडेंड का, जितनी इनकम है उतना कैश है, तो फिर माइनस क्यों कर रहे हो ऊपर से। नहीं, हमने ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, इन्वेस्टिंग से रिलेट करता, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। बात क्लियर है। यस नहीं, अदर रिसीवेबल का कोई भी, अदर इनकम का कोई भी रिसीवेबल हो, कैश फ्लो से लेना देना है, ऑपरेशन से लेना देना नहीं है। यस ऑपरेशन से इसलिए हटा देता हूं क्योंकि पता तुम क्या कहते हो, मेरे रिसीवेबल यहां से यहां गए। जब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप कहते हो मेरे रिसीवेबल यहां से यहां आ गए, तो सेल हो गई, पैसे नहीं आए। वो सेल के पैसे है ही नहीं, वो पैसे किसके हैं, डिविडेंड के। वो पैसे किसके हैं, पीपीई के। तो उसको तो अलग से देख रहे हो ना। तो यहां पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो कितनी बार इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, 2 बार। आपके सामने है, आपने भी कैश नीचे डिविडेंड के नाम पे 75 आते हुए दिखाया, 60 तो 15,000 एडजस्ट हो गए ना। और ऊपर भी अदर रिसीवेबल में रहने दोगे तो वो वहां पे भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो कितने टाइम्स काउंट हो जाएगा। या तो आप शेयर होल्डर को पागल बनाओ, उसको बोलो नीचे पूरे 75 दिखा रहा हूं और ऊपर से 15 नेगेटिव आ रहे होंगे, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर से वर्किंग कैपिटल में ऑपरेशंस के रिलेटेड रिसीवेबल्स आते हैं, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। क्लियर है। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड कि ऑपरेशंस के रहने दो, बाकी हटा दो, क्योंकि उसको तुम अलग से केटर कर रहे हो। एक और चीज कल की क्लास में मुझे याद आई, तुमसे पूछनी है। आपको याद होगा मेरे अक्रूड लायबिलिटीज भी थी, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ या नहीं। उसके साथ साथ इंटरेस्ट की अक्रूवल भी थी। मैंने उसको रहने दिया था, हटा दिया था, क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। सीओजीएस वगैरह ऑपरेशन के रिलेटेड होता तो मुझे बात भी समझ आती। जो ऑपरेशन से रिलेट करता है वो रहने दूंगा, जो नहीं करता उसको हटा दूंगा। तो क्या इसका मतलब ये है मैंने इंटरेस्ट को केटर नहीं किया था या अलग से किया था, अलग से किया था। आप खुद भी देखें, मैं आपको याद दिलाता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ था और पे हुआ था। इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने ऐड बैक करके उसका इंपैक्ट, ताकि उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, और फिर पेमेंट अलग से दिखा देती। और फिर मैंने अक्रूवल की एडजस्टमेंट करते हुए वर्किंग कैपिटल की, उसको ओपनिंग से भी हटाया था, क्लोजिंग से भी हटाया था। बात क्लियर है। ये एक रिवीजन था। इससे रिलेटेड सारे सवालात केटर हो गए क्विज के रिलेटेड। चलें जी। नहीं, आप बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल की चेंजेस निकालते वक्त जो कहीं और के रिसीवेबल्स हैं, जो ऑपरेशन से अलहदा हैं, उसको हटा दोगे, ताकि आपके पास सिर्फ वो वाले रिसीवेबल पेबल बच जाएं जो किससे रिलेट करते हैं, ऑपरेशन से। सिंपल, ये उसका क्रक्स है। नहीं, अभी यू आर इन अ सेफ हैंड इधर। अच्छा, तो अच्छा, अब एक सवाल आया था, जवीदे कह रही है, और सर अगर प्रॉफिट, जल्दी बताएं जानी, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करते तब भी कोई मुसीबत नहीं है। आप क्या करते, टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करते और टैक्स की पेमेंट को लेस कर लेते, बात वही आ जाती, सिर्फ एक्सपेंस एडजस्ट होता। सही है। अच्छा सर, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वर्किंग शुरू करेंगे तो क्या बैड डेट एक्सपेंस की वर्किंग सेम करेंगे? यस। देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या बिफोर टैक्स हो, बैड डेट एक्सपेंस तो बिफोर टैक्स में ही बुक हो चुका था। नहीं, यही बात समझ। बैड डेट एक्सपेंस तो पहले ही बुक। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स सिर्फ इसलिए सोचा जाता है कि आप ये मेक श्योर कर लें कि क्या मुझे टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करना है या नहीं करना। बाकी पूरी कहानी सेम है। क्लैरिटी है, पक्की बात है जी। प्रोविजन एंटिसिपेटेड लॉस की वजह से मेरी सेल्स को क्या कर देता है, क्योंकि मैं कहता हूं आज मैंने जितनी भी सेल की उसमें से इतने पैसे जो फंस गए उसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लॉस हो गए। पर क्या वो कैश लॉस है?
या नॉन कैश है? इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, ताकि मेरी सेल्स ग्रॉस हो जाए, और ग्रॉस सेल्स में से ग्रॉस फंसे हुए पैसे में माइनस कर देता हूँ, तभी मैं रिसीवेबल भी क्या रखता हूँ, ग्रॉस रखता हूँ जब मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ। ये तो मतलब कल की पूरी क्लास ही इसी पे थी कि रिसीवेबल्स आपने ग्रॉस करने होते हैं। क्लियर है? चलें, ओके। यानी माशाल्लाह से हमने आधा घंटा लगाया है अपने कोर्स की डिस्कशन पे, सही है। पर अच्छी बात है आपने डिविडेंड का पूछा, और मुझे ये सुन के भी देख के भी अच्छा लगा कि आपने उसको फोकस किया। एक तो होता ना चल टैली हो गया, मैं बताऊं अल्लाह की कसम आप इसको प्लस माइनस नहीं करो टैली हो जाएगा, हो भी गया होगा, हो भी गया होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर आपकी ये ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी मुझे कि आपने बोला कि सर डिविडेंड समझाएं कि लेस करके ऐड क्यों कर रहा है, तो लॉजिक समझ आ गई कि लेस इसलिए हुआ कि ऑपरेशन से पर्टेन, ऐड इसलिए हुआ क्योंकि फिर जब लेस कर दिया तो फिर बताओ पैसे भी आए। क्लियर है? और अगेन अगर नहीं भी करते कैश फ्लो आउट होता, बैलेंस होता, पर जगह गलत होती। पता है आप क्या कहते हैं फिर, मेरे कैश फ्लो ऑपरेशन में 75,000 ज्यादा हैं, मेरे ख्याल से आप ये कह रहे होते, आप कहते 75,000 रुपए का कैश फ्लो ऑपरेशन ज्यादा आया है, जबकि असल में ये हकीकत वो पैसे ऑपरेशंस के हैं ही नहीं, वो ऑपरेशंस के पैसे नहीं है तो कहाँ के, इन्वेस्टिंग के। क्लैरिटी है? तो एक बच्चा बोले कि अगर पेपर में सर मेरा कैश फ्लो टैली हो जाए और क्लासिफिकेशन गलत हो जाए, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो पर्टेन कहाँ से करता है, इन्वेस्टिंग से। आपने कहाँ दिखा दिया, ऑपरेटिंग में, तो हम उस पर ही काम कर रहे हैं जी। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी इन्वेस्टिंग में आएगी ना, इन्वेस्टिंग में एक्सपेंस आता है फाइनेंसिंग में। इनकम तो आपने देखो दो तरीके के वेंचर होते हैं ना। अभी सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं जल्दी से आप सब, मेरे पास पैसे फारिग पड़े हुए हैं, इधर सुनना है, मेरे पास पैसे फारिग पड़े हुए हैं, मैंने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, वहां से मुझे मिलेगा डिविडेंड, एग्रीड। ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरे पास पैसे फारिग पड़े हुए मैंने बैंक में डाल दिए इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो अब क्या आएगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट? पर क्या ये ऑपरेशंस की इनकम है या अदर देन ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है, तो वो भी यहीं आएगा। तो सिर्फ डिविडेंड अभी तो बताया बेटा इन्वेस्टिंग है, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जो आप डिविडेंड देते हैं वो अलग है, और जो आपको मिलता है, जो आपको मिलता है वो इन्वेस्टिंग है, जो आप देते हैं वो फाइनेंसिंग है। यस बिल्कुल बिल्कुल वही बात, क्यों आप प्योर बिजनेस सेंस पे चल रहे हैं कैश फ्लो के ऊपर। यस, क्योंकि देखो आज जो मैं अपने शेयर होल्डर को दे रहा हूं ना, वो अपने पास इनकम के तौर पे दिखा रहा होगा, और हमारे पास से वो फाइनेंसिंग जा रही है। क्लियर है? तो ये पूरा मैकेनिज्म है। क्लैरिटी? पक्की बात है? चले ओके। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स एक्सपेंस भी आएगा ना एडजस्टमेंट्स में, क्या आएगा नहीं आएगा? अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो एडजस्टमेंट्स में टैक्स एक्सपेंस क्या करोगे, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए, और फिर टैक्स की पेमेंट अलग से दिखा दोगे, पर वो भी ऑपरेशंस में आएगी वर्किंग कैपिटल के बाद। क्लियर है? चलें, आप अपने पास हेडिंग डालें जल्दी से, एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशुएंस ऑफ हाँ कर सकते हैं, अभी जो हमने किया ये वाला, और फिर आपने कहा कि सर एक पास पेपर जैसा सवाल भी दे दें, वो भी दे दिया हमने। तो अब मैं साथ साथ आपके बिल्डिंग ब्लॉक बनाते जाऊंगा और सारे पास पेपर हम करते जाएंगे, और मैं इसलिए क्लास में कराने के फेवर में हूँ पास पेपर के टाइम मैनेजमेंट के साथ हो जाए। एक प्रेशर में ना कि भाई सबका हिसाब किताब साथ साथ चल रहा है, तो वो कर लेंगे हम सारे। चलें, अब कुछ एंसिलरी अकाउंटिंग की चीज़ें आ रही होती हैं, मुझे खाली उसको लिंक करना, खाली वो कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करेंगे हम आगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने एसेट खरीदा, यानी पीपी खरीदा, बट पीपी जो खरीदा मैंने उसके लिए कैश नहीं दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब सुनिएगा यहाँ पे कैसे देखते हैं हम उसको। मैंने ये कहा कि हमारी जो कंपनी है वो XYZ लिमिटेड है, और XYZ लिमिटेड ने एक वेंडर से, जो कि एक इंडिविजुअल है, उससे एक पीपी परचेज किया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई आप जो प्लांट बेच रहे हो भाईजान,
वो प्लांट की वैल्यू क्या है? उसने मुझे बोला कि भाई प्लांट की वैल्यू है कोई 240 मिलियन, 240 मिलियन, सही है। अच्छा जी, तो मैंने कहा सही है यार, ये प्लांट मांगता है, पैसे नहीं है। उसने बोला यार पैसे नहीं है तो फिर प्लांट कैसे दूं मैं? तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, तुम मेरी कंपनी के उतने शेयर्स, शेयर्स नहीं, उतने शेयर्स ले लो कि तुम्हारी पैसे की पूरत हो जाएगी। यानी मैं तुम्हें इतने शेयर्स दूंगा इतनी वैल्यू के कि तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। उसने बोला मैं नहीं समझा, जैसे तुम लोग मुंह बना रहे हो, उसने भी यही मुंह बनाया। सुनो, उसने ये कहा कि मुझे फ़ायदा बताओ क्या है। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है कि आज तुम्हें कैश तो नहीं मिलेगा, पर कैश के इक्विवेलेंट वैल्यू के शेयर्स मिल जाएंगे। अब तुम चाहो तो इसको किसी और को बेच देना, उससे कैश ले लेना, उससे या तो कंपनी के मालिक बने रहो, डिविडेंड लेना है या नहीं है, और कंपनी काम करेगी तो वैल्यू ऊपर भी जाएगी। क्लियर है? इसने बोला अच्छा पहले बता, अभी समझा कि शेयर्स कितने देगा। मैंने कहा भाई सिंपल, मेरे शेयर की अभी 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 देखो ना, सब बताता हूं खुद। मेरे शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो चल रही है 50 पर शेयर। एक शेयर कितने का चल रहा है? 50 का। अच्छा, तो मैंने कहा मैं ये 240 को ना जीरो हटा के खाली यूं कर लेता हूं मिलियन, ताकि आसान हो जाए। सही है। अच्छा, उसने कहा मुझे ये बता भाई मुझे शेयर्स कितने मिलेंगे। मैंने कहा सिंपल, मैं 240 मिलियन की टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दूं 50 पर शेयर से, ये कितना आ रहा है? 4.8 मिलियन शेयर्स। अच्छा, मैं उसको कह रहा हूं कि मैं आपको 4.8 मिलियन शेयर्स दूंगा। उसने बोला यार जरा इसको सही तरीके से बताओ कि क्या कह रहे हो। मैंने कहा भाई तुम्हें अगर मैं कैश देता कितना देता? 240 मिलियन। मैंने कहा मैं तुझे इसके इक्वल वैल्यू के शेयर्स दूंगा। तो मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा भाई मेरे एक शेयर की वैल्यू देख लो मार्केट में कितनी चल रही है। बोला 50। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें जो टोटल पैसे देने हैं उसको 50 से डिवाइड करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हें दूं जो इस 50 से मल्टीप्लाई हों तो 240 मिलियन बन जाए। तो मैंने 240 मिलियन को किससे डिवाइड कर दिया? अपनी एक शेयर की वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। किससे? जिसके अंदर प्रीमियम भी, ताकि मैं शेयर्स तो ओवरऑल देखूंगा ना, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स दूं कि वो 240 की वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो मैंने कहा सही है यार, एक शेयर अगर मेरा 50 का है और मैं 240 मिलियन को 50 से डिवाइड करा दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स को देने चाहिए। तो आप सब कह रहे हैं कि सर 4.8 मिलियन शेयर उसको देने चाहिए हमें अगेंस्ट कंसिडरेशन टू एक्वायर पीपी। चलें, हमने कहा सर ये बात तो समझ आ गई, अब हम एंट्री क्या बनाएंगे ज़रा ये देखते हैं। मैंने कहा सर ये कंपनी पीपी को डेबिट करेगी 240 मिलियन से, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगी 4.8 मिलियन इंटू 10 से। शेयर कैपिटल तो भाईजान 10 के हिसाब से जाता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। याद है? शेयर ऐसे तो पागल हूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं, 10 के हिसाब से होगा ना आगे। फिर मैंने कहा शेयर, वेरी गुड, ये आ गया। बाकी शेयर प्रीमियम। मैंने कहा सर 4.8 मिलियन शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? क्या ये एंट्री मैच होती है? मैंने पता सिंपल किया क्या, मैंने उसको ये बोला कि आपको तो आपके पैसे पूरे करने हैं ना, अब मैं कैश दे दूं या कैश के इक्वल शेयर्स दे दूं, बात एक ही है। आपके तो पूरत हो गई ना, उसका क्या फायदा हुआ? उसके पास हमारी कंपनी के शेयर आ गए, वो कंपनी का मालिक बन गया, वो कंपनी का मालिक बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि शेयर होल्डर पीपी लेके आया है? कंपनी में कैश तो नहीं आया, कंपनी में तो टेक्निकली हमने पता है क्या किया है, शेयर इशू किए हैं अगेंस्ट कैश नहीं, अगेंस्ट पीपी। अगेंस्ट कैश नहीं, अगेंस्ट, बचपन में सीखते थे ना, ओनर ब्रॉट पीपी इनटू द बिजनेस, ये वो शेयर्स वाला है। सही है? तो कहने का मतलब ऐसे नहीं करना कि ओनर लेके आ गया पीपी बिजनेस के अंदर ना, आप बोले शेयर इशू हुए हैं पर कैश के अगेंस्ट में, पीपी के अगेंस्ट में। वेरी गुड। तो अब हुआ क्या? हुआ ये, हमने सिंपल कहा
कि मैं मार्केट में गया, मैंने कहा 240 मिलियन का एसेट है, 240 मिलियन के कैश देने के बजाय मैंने इक्विवेलेंट शेयर्स दे दी है। अब वो इक्विवेलेंट शेयर्स कितने होंगे वो देखने के लिए आप अपने एक शेयर की प्राइस से डिवाइड करा दो, 4.8 मिलियन आपको पता लग गया, इतने शेयर्स देने चाहिए जो कि 50 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने कहा यस 240 मिलियन, तो मैंने कहा 4.8 मिलियन शेयर्स में ओनरशिप तो 10 के हिसाब से मिलेगी, डिविडेंड बाकी मिलेगा उसके हिसाब से, बाकी सब कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम में। क्योंकि आज वो, तुम खुद तसव्वुर करो, आज वो कंपनी का मालिक बन के कैश दे के आता, तब भी 50 देता, 40 किस नाम पे देता, प्रीमियम, 10 ओनरशिप के। यस, पर अब कैश की जगह वो क्या दे रहा है, पीपी। बात समझ आ रही है, उसकी वेल्थ पूरी है, क्लियर है। अच्छा अब सर इसको कैश फ्लो से तो लिंक करें ना, कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है, कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। पर हाँ अब अगर तुम फॉर एग्जांपल पीपी का अकाउंट तुम्हें मिले और तुम कहो 2023-2024, हमने ऐसे ही अज्यूम किया कि हमारे पास जो ओपनिंग है वो 3000 है और क्लोजिंग हमारे पास जो आ रहा है ऑल टुगेदर वो आ रहा है कोई 3850, समझने के लिए सिर्फ। और हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर का जो है वो है 120 मिलियन। अच्छा कोई डिस्पोजल नहीं है, यहां पे मैंने लिख दिया नो डिस्पोजल। अच्छा अब मैं बनाता हूं पीपी का एक टी अकाउंट जो आप एग्जाम में बनाएंगे या स्टेटमेंट फॉर्म में, व्हाट्सएवर जैसे भी आपको अच्छा लगे। हमने कहा पीपी का ओपनिंग कितना है जानी, क्लोजिंग 3850, डेप्रिसिएशन। अच्छा क्या ये 120 ऐड बैक हो जाएगा कैश फ्लो में, यस, ये तो नॉन कैश है। अच्छा यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, 3000 में से 120 माइनस करूं तो कितना बचता है, 2880, तो क्लोजिंग तो 3850 आ रहा है, खरीदा है। अच्छा अब सुनना, अभी लग ऐसा रहा है कि हमने खरीदा है, वैसे कितने की एडिशन आ रही है, वैसे ही बताओ। यहां पे हम बेवकूफी कर देंगे, हम बोलेंगे 970 का कैश एडिशन है जो कि नहीं है। आप यहां पे पहले वो जो शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम के अगेंस्ट में जो आया है 240 वो अलग से डालोगे। अब देखो कितनी एडिशन आ रही है, 730। ये आ गई कौन सी एडिशन। तो यानी तुम्हें सिखाने का मकसद ये था कि अगर आप पीपी के अकाउंट की मूवमेंट को देखें तो कुछ पीपी कैश पे खरीदा गया है और कुछ पीपी शेयर्स पे खरीदा गया है। कौन से पीपी का कैश इंपैक्ट नहीं है, शेयर्स वाले का। तो अगर आप पहले हरकत करते तो 970 का आपको पीपी आते हुए दिखता और आप कहते कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से कैश चला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पीपी खरीदा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पीपी जो आपने खरीदा है कुछ शेयर्स पे खरीदा है कुछ कैश पे खरीदा है। कैश फ्लो में कौन सा आएगा, कैश वाला। तो जब तक आप वो वाला अलग से नहीं डालेंगे तब तक ये आंसर आपका सही। अच्छा अल्लाह की कसम एडिशन तो बिल्कुल सही आएगी, टोटल एडिशन ये है, पर कुछ एडिशन कैश के अगेंस्ट में, कुछ एडिशन आपको पंचायत किससे, कैश वाले से, तो वो निकालना पड़ेगा ऐसे, क्लियर है। अलबत्ता शेयर कैपिटल का अकाउंट भी तो बनाओगे, तो ओपनिंग में कितने इंक्रीज करोगे, 240 या 48? 48। देखो अभी चलो यहां पे करके भी दिखाता हूं ना, ये पीपी हो गया। हाँ अभी खोल लेते हैं ना, अभी कर लेते हैं। ये इधर देखें, पीपी के साथ साथ सिंपल में ये करता हूं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अच्छा मैंने अज्यूम किया कि शेयर कैपिटल हमारा जो है ओपनिंग वो आ रहा है 4000 और हमारे पास ये कितना आ गया था 48, क्लोजिंग आपको दे दिया उसने 4048, अज्यूमिंग कि कोई और इशू नहीं है, यानी कोई और फर्दर इशू नहीं है कैश पे। अच्छा प्रीमियम हमने कहा कुछ भी नहीं है,
ओपनिंग में, और हमने यही वाला उठा के डाल दिया 192 का। आप लोग कैसे देखते थे इसको पहले कि ये इंक्रीज हुआ है तो मतलब 48 मिलियन की अमाउंट के शेयर इशू हुए हैं, और ये हुआ है तो कितने शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे 192 पे। तो टेक्निकली आप इधर अगर फोकस होकर देखें, चाहे ये 48 है चाहे ये 192 है, ये शेयर इशू हुआ है यस, प्रीमियम पे इशू हुआ है यस, बट अगेंस्ट कैश और अगेंस्ट पीपी, तो इन दोनों का सम देखो कितना आता है 240। बात समझ आती है? तो आपने मोहतात रहना है कि जो आपका प्रीमियम है, लेट से अगर मैं शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाऊं, आपके लिए बना लेते हैं यहां पे, ओपनिंग कितना रखूंगा, क्लोजिंग कितना रखूंगा, तो अभी ऐसा लग रहा है कि शेयर इशू हुए हैं, पर क्या ये शेयर इशू 48 के कैश पे हुए हैं या पीपी पे? ये पीपी लिख दोगे ताकि याद रहे कि इसका कोई कैश इंपैक्ट। अच्छा, सेम इज द केस विद प्रीमियम, सेम इज द केस विद प्रीमियम। हम प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे, प्रीमियम में जानिए ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है 190। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम आया है, भाई बिल्कुल प्रीमियम आया है, पीपी के अगेंस्ट में आया है, कैश के अगेंस्ट में, तो हम ये कह रहे हैं कि पीपी की वजह से 192 का प्रीमियम आया, तो अब कोई भी कैश इंपैक्ट। अच्छा, इसके अलावा फिर भी बचे तो फिर वो कैश इंपैक्ट है। तो यानी दो चीज़ें समरी में बताऊं, शेयर कैपिटल के अकाउंट में जब शेयर इंक्रीज होते हैं बोनस की वजह से तब भी कोई कैश इंपैक्ट नहीं होता, और शेयर इंक्रीज होते हैं पीपी की वजह से तब भी कोई कैश इंपैक्ट नहीं होता। पहले बताओ बात समझ आती है? ये सिर्फ ट्रैकिंग के लिए, इसको कॉपी करें जल्दी से। हाँ जी, क्लियर है यानी? तब भी यही अकाउंटिंग होती, तब भी यही अकाउंटिंग होती। यस, नहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता अगर कॉस्ट पे होती। चले, आप लोगों ने मेरे साथ आईपी किया हुआ है, जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर होती, खरीदारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होती, तब भी अकाउंटिंग क्या होती? यही होती, खाली नाम चेंज होके पीपी से क्या हो जाता, आईपी। और आईपी अगर तुम लोग मुझे बताओगे एक साथ, तुम लोगों ने बताना है, अब सवालात मेरे हैं तुमसे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो क्या डेप्रिशिएट होगी? यस होगी। अच्छा, तो क्या वो भी नॉन कैश है? वो भी नॉन कैश है, वो भी क्या हो जाएगा, एड बैक। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदोगे, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदोगे, मैं आप सबसे पूछता हूं, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चों आप खरीदोगे तो उस खरीदने को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, जस्ट लाइक पीपी, जस्ट लाइक। तो आप इसमें नहीं कंफ्यूज होना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है टेक्निकली, जैसे पीपी में होती है, ये बात याद रहेगी। और तीसरी चीज पूछता हूं, तुम लोगों ने बता दी तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली आता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो सकती है? ऑनलाइन वालों हाँ या ना में जवाब, हो सकती है फेयर वैल्यू पे। दूसरा सवाल, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो सकती है तो आपने अज्यूम करें 450 मिलियन की खरीदी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कौन सा? आपकी जेब से पैसे गए, एग्रीड। तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होंगे? क्योंकि प्रॉफिट से माइनस, ये टिक हो गया, समझ आ गई बात। साल के आखिर में इसकी वैल्यू हो गई 490 मिलियन। एक मिनट देखें, यूं समझें, कर लेते ना, फिर एक साथ कॉपी करना। मैंने कहा हम यहां पे क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं तो सुनिएगा। एट फेयर वैल्यू का मतलब है मेरी जान, तुम कह रहे हो कि डेप्रिसिएशन बुक नहीं होता, आईपी कैरीड एट फेयर वैल्यू, नो डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो भी वियर एंड टियर है कैप्चर हो गया। याद आ रहा है? कैप्चर हो गया। चलें, अब हमने कहा 2023 2024, मैंने कहा जीरो है, मान लो नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपने 450 की आईपी क्या की? तो ये आप कह रहे थे सर कि ये कैश फ्लो में से लेस हो जाएगा। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू 490 पे चली गई,
मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो क्लोजिंग मिलेगा वो 490 मिलेगा। कैसे, इधर देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, एक मिनट देखना है बस आपने, ओपनिंग कितना है जानी? अच्छा, कैश पे खरीदा कितना? डेप्रिसिएशन आएगा? अच्छा, बट मैंने इसकी वैल्यू देखी तो आ रही थी 490, तो मैंने फेयर वैल्यू गेन बुक किया था, तो क्लोजिंग कितना आ रहा है? तो यानी अगर ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 490, 450, तो ये गेन है। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन क्रेडिट। कितने से जानी? 40 से। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई और गेन रिकॉर्ड हो गया। एक सवाल पूछता हूं, आपको नहीं लगता ये नॉन कैश है? माइनस कर देंगे कहां से? प्रॉफिट में से, एडजस्टमेंट्स में, और नीचे ऐड कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई पैसा आया नहीं है। नहीं, पीएनएल में आता है। हमने कहाँ बताया था? पीपी का ओसीआई में आता है। इसका कहाँ आता है? पीएनएल में। क्लियर है? ये हमने सीखा हुआ। तो पहले मुझे बता दो, क्या ये बात टेक्निकली समझ आती है भाई? क्लैरिटी है? एक मिनट रुकिएगा बस, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, वो नेटवर्क ले गया। जानी एक मिनट रुकिएगा यार, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये मेरे ख्याल से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, ओके। अच्छा, तो यहां तक तो आपने देख लिया था ना कि आईपी डेबिट हुआ, गेन क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब देखिए, सुने, अब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि खरीदते वक्त मेरी आईपी बढ़ेगी और गेन से भी आईपी इंक्रीज हो जाएगी। और जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन होता है वो नॉन कैश होता है, वो रियलाइज नहीं हुआ होता। अच्छा, व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लॉस होता? एड बैक कर लेते क्योंकि उसका भी कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि हाउ टू टैकल दिस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैंडल हो जाएगी ना? चलें जी, ओके, इधर आ जाए भाई, ये कॉपी करें। एडजस्टमेंट्स में लेस कर देंगे। यस, वर्किंग कैपिटल से पहले। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, खाली एक चीज रिपीट करने दें। अच्छा जवेरिया, यहां तक देख लिया था आपने क्योंकि वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये देख चुके थे आप ये वाला हिस्सा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी 450 की थी और 40 रुपए का हमें गेन आया था, ऐसा ही है? तो मैंने सबसे पहले पूछा, जल्दी से बताओ जानिए आप सब, कि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था? तो हमने कहा प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस कर दिया, चेक लगा के आगे बढ़ गए। फिर मैंने कहा एक फेयर वैल्यू गेन बुक किया, कितने का? 40 का। उसकी एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन। इस एंट्री को ही अगर फोकस करो तो तुम्हें दिखेगा कोई कैश इन्वॉल्वमेंट, कैश इन्वॉल्वमेंट सिर्फ खरीदते वक्त थी, वो हमने दिखा दिया। अब जब ये 450 से 490 पे जा रहा है तो वो जो गेन है वो एक नॉन कैश इनकम है, या इनकम ही नहीं है? इनकम है पर कैश इनकम। तो व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी वांट टू रिकंसाइल, आपको पता है प्रॉफिट के अंदर 40 का गेन शामिल है जिसका कैश इंपैक्ट, तो हमने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है एडजस्टमेंट्स के अंदर। और वैसे भी ये ऑपरेशंस की इनकम नहीं है, ये ऑपरेशंस की इनकम और विद ये कैश इनकम भी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। नहीं तो फिर तो बेटा इन्वेंट्री हो जाती है ना, आईपी तो होती नहीं ना। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि आईपी को बाय सेल करना, फिर आप बोलते प्रॉपर्टी को सेल करना, नॉट आईपी। नहीं देखो, मैं वही कह रहा हूं ना, आप हम कहने का तरीका सही कर लेते हैं ना। आप कह रहे हैं कि एक बंदा खरीदता बेचता ही प्रॉपर्टीज है, तो वो इन्वेंट्री होती है ना, वो तो आईपी होती ही नहीं। हम तो यहां पे आई कब रहे हैं, जब आईपी है। क्लियर है सर? फिर इन्वेस्टमेंट में पूरी अमाउंट जाएगी सर? नहीं नहीं नहीं, देखें राबेल, अभी इसको यूं सीखते हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 450 जाएगा जो आपने अपनी जेब से लगाया है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। एग्रीड? वो तो कैश आउटफ्लो है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसपे खरीदी है,
हाँ, उसके ऊपर जो 40 का गेन आया है वो 40 का गेन क्या है? नॉन कैश, जो प्रॉफिट के अंदर शामिल है, जो कैश में शामिल, इसलिए आप क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे। क्लियर है? जल्दी, हाँ जल्दी से कॉपी करो उसको भाई, ये रहा। सही हो गया राबेल? क्लियर है? 240 मिलियन या 240 सही है, ये बताएगा, बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा एक एक करके इतने का शेयर, ये सारी चीजें। अभी पास पेपर दिखाता हूं ना, उसमें यही हुआ हुआ है। सही है? मैं रख लेता हूँ प्रॉमिस। मैं असल में मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ, CFAP 6 में। अभी बड़े बच्चों का पेपर है ना, तो उनको ज़रा मैं लगा हुआ हूँ जून में। नहीं, वो यही पूछ रही है, बोल रही है लाइव ले लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बनाया इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैं उसमें CFAP 6 में बिजी हूँ। कर लेंगे लाइव, लाइव लेंगे, लाइव, वो लाइव, वो अभी सीखेंगे आगे, वो अभी OCI में आएगा। कैश में इम्पैक्ट ही नहीं होता ना उसका, तो आप शुरू कहाँ से करते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू ही नहीं किया ना आपने, वहाँ से आपके PNL में शामिल ही नहीं है। अभी PPE का जब कराऊंगा ना, तब उस पर बात करेंगे। सही है? अभी हम उसको हटा के देख रहे हैं चीज़ें। बताता हूँ ना, वो खाली जी कर सकते हैं। मेरा जो बच्चों के गोल्ड मेडल आए हैं, जिसमें पिछले 5 आए हैं, जिसमें से 2 ऐसे थे जिसमें FAR 2 उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो सही है, उसमें काम आ जाती हैं चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं ऑडिट में। पर उसके लिए बहुत विजिलेंट ऑडिट भी एक अलग बला है। सही है ना? पर मज़े का है। नहीं, FAR 1 पास नहीं हो सकता है, FAR 1 की नॉलेज होनी लाजमी है पूरी। भाई तो अब हमारी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम भूल गया उसका, वही फर्म है वो, तो खैर, तो उसने पहली अटैम्प्ट में ऑडिट उठाया था, वो पास हो गया उसका। वो तो देखो एक्सपोजर से पढ़ाता हूँ ना मैं, तो वो अपने कि भाई जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, अब वो आती हैं पेपर में चमक जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो भी नया नया पूछता है ये है। तो खैर वो तो इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। नहीं ना, तो उसमें क्या मतलब, तो जब अब ये तो अभी रिस्ट्रिक्शन आई है। नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन तो अभी आई है, पहले थोड़ी ना थी। नहीं, वो 2 पेपर वाली गेम है ना, अभी 2 पेपर आपके एटलीस्ट होंगे तो आप आगे जा सकते हो। अभी ना पहले नहीं थी है, पहले कुछ भी नहीं था। हुई भी है ना 2 पेपर वाली, तो 2 पेपर वाली तो है, 2 पेपर वाली तो है, अभी पहले नहीं थी। ऐसे पहले तो आप खुले मैदान में घूमते थे, कुछ भी उठा लो। फिर आए क्या आपने बोला भाईजान, पहले 2 ऊपर वाले निकालो फिर आओ। हाँ जी, ये हो गया कॉपी। हो गया जानिए कॉपी, ताकि हम एक चीज़ कर लें, ताकि हम पास पेपर करने के लायक हो जाएं। हाँ जी, डन। अच्छा, ये तो खैर आप कर लीजिएगा, एक पेज खाली रखिएगा बस IP के लिए। आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
हाँ अभी ज़रा वो सीखते हैं। हाँ भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा अब ज़रा पहले समझते हैं। कैश तो मुझे पता है कि मेरा कैश बैलेंस आ गया। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि कंपनी उसको कैश इक्विवेलेंट ही मानती है, यानी कैश के जैसी। एग्जाम्पल मैंने किया, ये अजम्पशन है पूरी, मैंने अपने पास से कैश निकाला लेट से 200 मिलियन का। अभी आपकी नज़र में ये 200 मिलियन आपको जाते हुए दिख रहे हैं, कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा हमने इसके बरक्स इन्वेस्टमेंट की डेबिट 200 मिलियन। ये एंट्री देख के आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास से कैश चला गया, और आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज अ 200 मिलियन का आउटफ्लो दिखाओगे, क्योंकि ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है ना, ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? बेसिक बात, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बेसिक बात समझ आती है कि हमने अपने पास से कैश निकाल लिया, कैश गया, और हम कह रहे हैं हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमारी ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है, ये टेक्निकली एक कैश आउटफ्लो दिख रहा है, ये एक कैश। अच्छा अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि बाज औकात कंपनी ऐसे वेंचर में इन्वेस्ट करती है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेट से 3 महीने की, और कंपनी कहती है कि मैं इसको कैश इक्विवेलेंट मानती हूं, यानी एक जेब से पैसा निकला दूसरी जेब में आ गया, इसको मैं आउटफ्लो के तौर पे मानती नहीं हूं। अभी इसको मैं पूरा कनेक्ट करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये, इसलिए कह रहा हूं, तभी मैं तुम्हें कहानी में भी सिखा रहा हूं। पहले तो पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा हूं। कंपनी की जेब से कितने जा रहे हैं? 200 मिलियन। हाँ, और इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है। मैंने कहा मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, पैसे फारिग पड़े थे, क्या ये एक्सपेंस है? प्रॉफिट से तो माइनस नहीं हुए, कैश में से माइनस हो चुके हैं, कैश में से माइनस हो चुके हैं। अब यहीं से बात से बात निकालनी है, कैश में से माइनस हो चुके हैं, पर जब मैं ये कहूं ना कि मेरे पास से कैश चला गया, मैं कह रहा हूं मेरे पास से कैश गया, उसका इक्विवेलेंट आ गया, उसका इक्विवेलेंट, मैं इसको अपना आउटफ्लो तस्वुर ही नहीं कर रहा। मैंने कहा फिर इक्विवेलेंट क्यों मान रहे हो? इसलिए क्योंकि जब भी चाहिए होंगे निकाल लूंगा, जब भी चाहिए होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको कहा जा रहा है कंपनी को बोलो कि ये कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश इक्विवेलेंट है। यानी अब जब मैं नीचे देखूंगा अपने पास कैश का टोटल, मैं बोलूंगा मेरे पास से एक कैश गया, दूसरा कैश आ गया, वही रहेगा कैश। तो इसको एज अ आउटफ्लो नहीं दिखाऊंगा, इसको एज अ आउटफ्लो अभी करके दिखाता हूं। पहले से बात कर रहे हैं, अभी हम इसको पूरा पिक्चराइजेशन में न्यूमेरिकल से करके दिखाता हूं तुम्हें। मैं पहले से भी एक तस्वुर किया, मैंने लॉजिक बनाई। मैंने कहा कि भाई यूजुअली कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। जैसे पीपीई खरीदते हो पैसा जाता है, आउटफ्लो दिखाते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे पैसा जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि कुछ पैसे मेरी कंपनी से गए बट ऐसे वेंचर में गए जो कि कैश इक्विवेलेंट है, तो मैं ये कहूंगा मेरे पास कैश गया और उसी के जैसा इक्विवेलेंट आ गया, एज गुड एज कंपनी के पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे पास खाली पैसे होते हैं, पेरेंट्स बॉन्ड लेके रख लेते हैं ना, वो कैश होता है या कैश इक्विवेलेंट? फॉरेन कैश हो जाएगा। तो जेब से कैश तो जाता नहीं जाता, हाँ या नहीं? कैश गया भाई। आज फॉर एग्जांपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेगम है, वो कबीर है हमारा छोटा बेटा, उसको मैं ऐसे ही खर्ची देता हूँ, वो क्या करती है बॉन्ड ले लेती है उसके नाम के। तो वो मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम्हारा कैश आउटफ्लो है, वो भी अकाउंटेंट की बेगम है, वो कह रही है कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश इक्विवेलेंट है, मैंने कोई खर्च तो नहीं की है। यस, कैश फ्लो बना रही होगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं तुमसे पूछता हूं क्या उसकी जेब से कैश गया? इक्विवेलेंट आ गया। तो क्या हम इसको अपने पास अपने अकाउंट्स के अंदर एज अ आउटफ्लो दिखाएं? पहली बात ये सिखानी थी। ये आउटफ्लो के तौर पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कैश गया, इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट है, तभी तो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। अब इसको पूरा न्यूमेरिकल के जरिए कन्वर्ट करके तुम तक पहुंचाता हूं।
ये बात क्लियर है जी? नहीं 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 कर रही ना, सही कर रही है। वो कह रही है इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के नाम पे तब दिखाओ जब वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हो। बॉन्ड लेके रखे हुए वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? वो तो इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए ऑडिटर बैठा हुआ है ना, वो भाई के पास आएंगे ना फिर। हाँ वो तो फिर हम बैठे हुए ना, ऐसे ही करने देंगे। इसके लिए कंपनी के क्या होते हैं? ऑडिट। तो ऐसे थोड़ी ना कोई बेवकूफ़ बनाता है, वो वहाँ पकड़ लेंगे जी। लिक्विड एसेट्स, बिल्कुल हाईली लिक्विड एसेट्स। भाई 3 मंथ से क्या 1 महीने पे निकाल सकते हैं, पर स्टैंडर्ड ने कहा मैं आपको इक्विवेलेंट बनाने की वो इजाज़त देता हूँ जो कि 3 महीने की इन्वेस्टमेंट हो। तभी तो आप इक्विवेलेंट कह रहे हो ना, आपको फौरन निकल जाएंगे। अच्छा आप उसी टाइम में निकाल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। रीजनेबल 3 महीने बाय स्टैंडर्ड अलाउड है, तो फिर इक्विवेलेंट नहीं हुआ ना। 3 महीने के बाद इक्विवेलेंट कैसे कह सकते हो? तो तभी तो मना किया, तभी तो बोला कि इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के जैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, तभी उसको इक्विवेलेंट का नाम देना। अदरवाइज तो बोलना वाकई इन्वेस्टमेंट किया, आउटफ्लो के तौर पे दिखाना। क्लियर है? अच्छा वापस से मैं फिर कह रहा हूं, एक इदारे ने कैश दिया, बॉन्ड खरीद लिए, कैश दिया, टेक्निकली कैश आउटफ्लो तो हुआ है, बट हम अपने कैश फ्लो में उसको एज आउटफ्लो, क्योंकि अब जब मैं नीचे टोटल करूंगा तो सिर्फ कैश से मैच नहीं करूंगा, इक्विवेलेंट से भी मैच करूंगा। वापस से मैं कैश से मैच, मैं बोलूंगा मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करूंगा, तो कैश से निकलेगा इक्विवेलेंट में आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। अभी करके देखते हैं। सिर्फ एक चीज समझ आनी चाहिए, उस पर हाँ या ना में रजामंदी बताओ। क्या ये बात समझ आती है मैं आउटफ्लो दिखाने से मना क्यों कर रहा हूं? कि एक जेब से निकल के दूसरी जेब में आ गया, आउटफ्लो नहीं। आउटफ्लो का मतलब है गया, आउटफ्लो का मतलब है गया, और मैं उसको इक्विवेलेंट भी नहीं कहता। दो बातें, आउटफ्लो का मतलब है गया और मैं कोई उसके जैसी चीज आई भी नहीं। हम क्या कहते हैं? कैश गया, उसका इक्विवेलेंट आ गया, तो क्या टेक्निकली आउटफ्लो है? नहीं। हम कह रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं कैश गया, उसका इक्विवेलेंट आ गया। देयर इज नो आउटफ्लो इन लिटरल मीनिंग्स। कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से सोचो, कंपनी के दिमाग से सोचो, कोई आउटफ्लो नहीं है। मैंने अपनी एग्जांपल दी, मैंने किसी बॉन्ड खरीद लिए अपने पैसे से, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कैश आउटफ्लो है, मैं कह रहा हूँ कैश गया, इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं क्या किसी को ये बोलूँगा हमारी जेब से इतना खर्चा हो गया? नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि इक्विवेलेंट आ गया, बस ये बात है। मैं, मुझे पता है कि कैश एक्चुअल में तो गया है, बस कंपनी की सोच के हिसाब से एक इक्विवेलेंट भी तो आया है, तो इसीलिए उसको आउटफ्लो के तौर पे नहीं दिखाओ। कैसे करेंगे अभी वो प्रूफ करूंगा मैं, पर सिर्फ इतनी सी बात जी। बस जितना समझ में आया उतना ही समझाया, उसके आगे मैंने समझाया भी नहीं है। अभी अगले 10 मिनट तक मैं बोलना है जी, तो समझाने के लिए ना, यूं करो ना बेटा, ये कैश गया तो ये आया क्या है? आया क्या है? नहीं, इन्वेस्टमेंट आई है, पर क्या मैं उसको इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं या कैश इक्विवेलेंट का नाम दे रहा हूं? तो कैश जाके समझो कैश आ गया, तो माइनस। तो यार अजीब पागलों वाली बातें कर रहे हो ना बेटा। देखो वापस से, मतलब टू बी वेरी कंसाइज, बिल्कुल सुकून से, तो 1 मिनट सोचो पहले इस बात को। यह एंट्री नहीं बनाता तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? मतलब तो मेरा काम है ना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है, या आप तो मुझे नहीं बोलेंगे कि मैं कौन सी एंट्री बनाऊंगा, आप ये मुझे बताएंगे। मैंने कैश माइनस किया, इसका मतलब क्या है? कि कैश अभी जाता हुआ लग रहा है। मैं कह रहा हूं यूजुअली इन्वेस्टमेंट डेबिट भी होगी, एंट्री तो बनेगी, एंट्री तो बनेगी, अकाउंटिंग तो होगी, पर कैश फ्लो के अंदर इसका इंपैक्ट। आप बैलेंस शीट उठाएंगे ना, आपको कैश जाता हुआ दिखेगा, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पर उस इन्वेस्टमेंट को मैं इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दूंगा, कैश इक्विवेलेंट का नाम दूंगा। किसके लिए? कैश फ्लो के लिए। क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? है, इन्वेस्टमेंट है, बट कैश फ्लो के लिए वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट। बात समझ आ रही है? तो अलग बात है। क्या अगर मेरी बेगम आज मुझे कहे कि हम ये नहीं कहेंगे बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए, बट हम कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो कोई आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड मेरे कैश इक्विवेलेंट है। क्लियर है? अच्छा, कोई आपसे पूछे कैश कहां गया, आप बोलोगे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। कैश कहां गया? पर जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कि कोई आउटफ्लो नहीं है भाई, क्योंकि उसी के जैसा इक्विवेलेंट मौजूद है।
बस ये बात, दो बातें बोली हैं, उसको भी अप्लाई करना सिखाना है। क्लियर है? ये इतना तंग करता है बच्चों को पेपर में कि तुम्हारी सोच है, तभी तो मैंने पहले पूरी कहानी सुनाई, फिर एंट्री बनाई और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट बोला पर कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से नहीं बोला। एग्रीड? चलें आगे। हमने कहा सर वही हिसाब किताब करते हैं। 2023 हमने कहा आप इन्वेंट्री सर खरीदें, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है पहले से ही 5 लाख रुपए की, सही है जी। आपके पास रिसीवेबल भी पड़े हुए जानी 2.5 लाख रुपए के, सही है। आपने कहा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टू कीप इट वेरी सिंपल, 0, इजी बनाने के लिए, सही है। हमने कहा कि सर आपके पास शेयर कैपिटल वगैरह अपने हिसाब से होगा, वो मुझे पता है, उसको स्किप करके मेन मुद्दे पे आते हैं, सही है। और हम यहां पे कर लेते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, इक्विवेलेंट नहीं, कैश एंड बैंक अलग है, कैश अलग है, इक्विवेलेंट तो अभी तुम्हें पहचानना है, वही तो सिखा रहा हूं। तुम पहचानोगे कि अकाउंटिंग में सही है वो मेरी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी, पर कैश के लिए ये तो बैलेंस शीट है ना, तो अकाउंटिंग है, यहां पे इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगी, पर व्हेन यू गाइस आर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो, फिर तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारा इक्विवेलेंट क्या है। एग्रीड? अभी आओ देखते हैं। मैंने कहा सर यहां पे आ गया मेरे पास 1.2 मिलियन, चलें ये भी बात समझ आ गई। अब हमने ये कहा कि सर 5 लाख, 2.5 लाख, 1.2 मिलियन, ये हिसाब किताब तो हो गया। अब हमने कहा कि सर इसमें से, इसी में से इन्वेंट्री उठा के मैंने बेच दी 3 लाख रुपए की, तो जल्दी बताओ जानी मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, कितने की? 3 लाख रुपए की। अच्छा अब 2 लाख की बच गई, हमने यहां पे सीधा उठा के ले आए, हम हैं 2024 में। अच्छा मैंने कहा कैश डेबिट हो गया जानी सेल्स, अच्छा और ये जो मैंने कैश डेबिट करके सेल्स क्रेडिट की वो की मैंने 8 लाख रुपए की। एग्रीड? मैं तुमसे पूछता हूं जो मैंने इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक किया है, क्या वो COGS एक नॉन कैश है? यस, क्योंकि कैश आउटफ्लो इस बार पिछले साल की इन्वेंट्री और वो मेरी इन्वेंट्री के डिक्रीज से भी पता लग रहा है। इसको मैं क्या करूंगा? एड बैक वर्किंग कैपिटल में। किसमें? ओके। और सेल्स पूरी कैश पे, और मैंने ये कहा मेरे पास कैश डेबिट हुआ और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 1,50,000। ये क्या है? इस साल की कमाई है, रिकवरी है, वेरी गुड रिकवरी है। तो हमने कहा कि सर रिकवरी है कैश में तो आएगी ना, वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट होगी, तो हमने कहा ये टेक्निकली मेरे पास बच गया कितना? 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट पे अभी तक नहीं आया मैं। अच्छा अब कैश की बात करें, एक ये कैश आया, एक ये कैश आया, कोई कैश आउटफ्लो, तो COGS जो है पिछले साल की इन्वेंट्री खरीदी हुई इस साल बेची है, तो कोई मेरा कैश आउटफ्लो नहीं। हाँ अलबत्ता एक्सपेंस है, खर्च हुआ है पर कैश नहीं गया, बस ये बात हमें याद रखनी जो पहले सीखा हुआ है। चलें, मैंने कहा कि सर अब हुआ ये, हम आए 31 दिसंबर पे, साल के आखिर में पहुंचे, हमें देखा है इतना पैसा पड़ा हुआ 1.2 मिलियन, मैं 8 लाख प्लस करूं और 1.50 प्लस करूं तो कितना आ गया? तो ये 21.50 हो गया, 21.50 हो गया। भाई अगर तुम 1.2 मिलियन में 8 लाख रुपए ऐड करो और 1,50,000 रुपए क्या करो और ऐड करो, कितना हो गया? इस बात को याद रखना 21.50 पे, यहां से कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आ रही है? 21.50 हो गया, सीधा सीधा ओपनिंग, कैश और रिकवरी, COGS का कोई आउटफ्लो नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा 21.50 हो गया, मुझे याद आया यार भाई थोड़ा सा ना इन्वेस्ट कर देता है, कुछ रिटर्न ही आ जाएगा, खुद कैश रख के अच्छा है या कहीं पैसे डाल दूं। अच्छा फिर मुझे याद आया मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं पर ऐसी जगह कर रहा हूं जो कैश इक्विवेलेंट की मानंद हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कल पैसे चाहिए होंगे निकाल लूंगा, कल पैसे चाहिए होंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से हमारी अपनी जबान में इक्विवेलेंट है। हाँ बिल्कुल। अब बात समझे ना, अज्यूम करें कि मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए, अज्यूम करें कि मैंने किसी कंपनी की कोई भी एक सिक्योरिटी खरीद ली 1 महीने के लिए, सिंपल। तो मैंने क्या किया, एक एंट्री बनाई
इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश, कैश जाता हुआ दिख रहा है, कैश, पर एट द बैक ऑफ द माइंड आपको यह पता है कि ये इक्विवेलेंट है। अकाउंटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की है, बाखुदा की है, पर बैक ऑफ द माइंड वी नो फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो दिस इज इक्विवेलेंट, कि एक गया दूसरा आ गया। क्लियर है? अभी देखो कैसे कैश फ्लो से कनेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, मैंने कहा हम यहां पे जो ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट की है हमने, वो की है हमने 2,75,000 की। सही है भाई? अच्छा, अब आप मुझे बताते हैं जो 21,50 आपने निकाला था उसमें से कैश कटाएं 2,75 का, 18,25, 18,75 और ये 275 ऊपर आ गया। एग्रीड? अच्छा, मैं आपको बता क्या रहा हूं, अभी कैश फ्लो से और अच्छे से प्रूव होगा। ये दोनों मेरे लिए कैश हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं कह रहा हूं मेरी जेब से गया ही, यहां से निकल के वहां आ गया। अब मैं इसका आउटफ्लो नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ करता हूं कैसे। 1 मिनट है अभी बाकी सिर्फ। इधर मैंने कहा सर आपने प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट पता है कितना है? 8 लाख में से 3 लाख माइनस करो, 5 लाख। फिर क्या आया मेरे पास? वर्किंग कैपिटल। अच्छा, आपने कहा डिक्रीज इन, पहले तो इन्वेंट्री ना जानी कितनी? 3 लाख। अच्छा, फिर हमने कहा डिक्रीज इन 1,50। आप बताते हैं ऑपरेशन से पैसे कितने आए? 9,50। हमने कहा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। एग्रीड? अच्छा, मैं आ गया कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यहां पे ट्विस्ट देखना, मैंने यहां पे लिखा इन्वेस्टमेंट परचेस्ड 0। अच्छा, मैंने कहा जल्दी से मुझे बताओ, यही मेरे पास आ गया नेट कैश इनफ्लो, यह है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ओपनिंग कैश डालूं, ओपनिंग कैश कितना है? 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। क्लोजिंग बताओ कितना आता है? नहीं, 18,75 नहीं आएगा, 21,50 आता है। 21,50 आ गया। अच्छा, अब सुने, ये 21,50 इससे मैच नहीं हो रहा सर, उसमें 2,75 डालें, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज सिखानी थी कि अब मैं क्लोजिंग कैश से मैच नहीं करूंगा, कैश एंड कैश। आपको पता है मैं एग्जैक्ट कैश के इक्वल आ जाता अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज यहां से माइनस कर देता, 2,75 यहां से, तो मेरा जो नेट कैश इनफ्लो है वो क्या हो जाता? नेट कैश इनफ्लो क्या होता? कम हो जाता। तो मैं फिर ओपनिंग डालता, मैं क्लोजिंग कैश पे आ जाता। पर मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं इस 2,75 की इन्वेस्टमेंट को क्या कैश आउटफ्लो कह रहा हूं? तो मैंने 0 दिखा दिया। एग्रीड? तो मैंने कहा जब 0 दिखा दिया तो मेरे पास से ये कैश जाता हुआ दिखा, तो मेरे पास नेट इनफ्लो 9,50 का आ गया। एग्रीड? 9,50 में मैंने सिर्फ ओपनिंग कैश ऐड किया, ओपनिंग कैश ऐड किया। मैं आपके सामने की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्लोजिंग कितना बन रहा है? 2150,000,000। भाई ये 2150,000,000 आपका क्लोजिंग कैश है या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? ये बात ये सिखानी थी कि ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपने उसको ऊपर आउटफ्लो तस्वुर ही नहीं किया। बात समझ आई? आई बिलीव, आई नो कि दिस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कैश, मानता हूं, बट वो कैश से निकल के कहां गया है? इक्विवेलेंट में। तो मैं इसको कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से आउटफ्लो मानता ही नहीं हूं, तो इसको आउटफ्लो के तौर पे दिखाना भी नहीं है। बात समझ आती है? दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि आप उसको माइनस नहीं कर, ऐसे सिर्फ उससे होगा क्या? सुनिएगा, उससे होगा सिर्फ ये कि आपका जो बॉटम लाइन है ना टोटल,
आखिर में वो ज़्यादा आएगा, और वो कैश से मैच नहीं होगा, उसमें इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा। यस, तो आप कैश और इक्विवेलेंट को मिलाओगे तो बोलोगे ये पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहां से निकला वहां आ गया, और आपने कहा मैंने उसको एज आउटफ्लो के तौर पे दिखाया नहीं है। अब ये से एग्जाम में कैसे पता लगेगा? लिख के देगा, बोलेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर इतने पैसे ऐसे हैं जो कि कैश इक्विवेलेंट है, तो क्या आप उसको एज आउटफ्लो के तौर पे लोगे या उसको हटा दोगे? तो और आखिर में क्लोजिंग में चिपका दोगे। क्लियर है? तो यानी अब अगर आपको मैथमेटिकली भी बात समझानी हो तो क्या ये बात केयरफुली समझ आती है कि ऑपरेशन से पैसे कितने आए थे? 950, और मैंने बाखुदा 2,75,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर इस इन्वेस्टमेंट को मैं इन्वेस्टमेंट तो कह रहा हूं बट साथ साथ एक और चीज कह रहा हूं, कैश इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, विल दिस बी कंसिडर्ड एज आउटफ्लो और नो? नहीं। रीजन, आप कैश आउटफ्लोज को मान ही नहीं रहे, आप इसको बोल रहे हैं ये कैश इक्विवेलेंट है। तो टेक्निकली जब मैंने अपने कैश फ्लोज में इसको कंसिडर नहीं किया तो मेरे कैश से आउट भी नहीं हुआ, मेरा कैश ज्यादा रहा, और मैंने कहा कि मेरे पास कैश ये मौजूद रहा, जब मैंने अपने ओपनिंग कैश में ऐड किया तो मेरा बैलेंस यहां पे ज्यादा आ रहा है। तो किस वजह से आ रहा है? कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि वैसे देखो ना, आप इस वाले 18750 से मैच करोगे नहीं होगा, पर इसमें इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा तो जाके ये क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो हमने आज ये कॉन्सेप्ट सीखा कि कैश फ्लो के अंदर क्लोजिंग कैश से मैच नहीं होगा, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होगा। पहले बताओ लॉजिकली बैठ गया भेजे में? अब इसको कॉपी करें जल्दी से। अच्छा एक बात बताएं, कॉन्सेप्चुअली इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट होगी वो आएगी? यस। तो अगर इसके अलावा फॉर एग्जांपल इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट हुई जो कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्या उसका आउटफ्लो दिखाओगे? यस, क्योंकि तुम उसको कैश इक्विवेलेंट, यानी तुम उसको इन्वेस्टमेंट भी कहोगे और इक्विवेलेंट भी नहीं कहोगे, तो वो टेक्निकली तुम्हारा जेन्युइन कैश का आउटफ्लो है। ये तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एक से निकल के दूसरे में आ गया। लिख के देगा, बताएगा प्रॉपर बताएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, पूरी हिंट होगी कि वो कैश इक्विवेलेंट समझाना चाहता है। सही है? यस। क्या बैड डेट एक्सपेंस? तो अभी तो सीखा पीछे बचपन में, हाँ ना, एड बैक करते ना, वो खत्म। बैड डेट एक्सपेंस नहीं, तुम राइट ऑफ पूछ रहे होगे। राइट ऑफ तो रिसीवेबल से निकल जाता है ना सीधा, वो तो क्लोजिंग में ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। अच्छा भाई तुम लोग बताओगे, चलो सुनो इधर, जानी एक बात बतानी है तुम लोगों ने, ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी, जल्दी से सारे बच्चों। भाई अगर एक राइट ऑफ हो गया, क्या वो रिसीवेबल किताबों से बाहर चला गया है? हाँ या नहीं? यस चला गया है। उसकी रिकवरी हो गई तो आप एंट्री बनाते हैं अदर इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट। क्या वो मेरे प्रॉफिट में शामिल होगा? क्या वो ऑपरेशंस के ही पैसे हैं? यस। रहने देना, कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट में भी है कैश में भी है, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। सही है? हाँ जी। तो ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। अच्छा अलबत्ता जब ये मैं भेज रहा हूँ आपको, तो आज जो आपको सवाल मिलेगा उसमें ये सब कुछ होगा, और बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, तो मैं पास पेपर लगा के देता हूँ। सही है भाई? तो 1 मिनट दीजिएगा बस। हमने कल कौन सा सवाल किया था? नादर लिमिटेड, ये था भाई। ये भी कितने नंबर का देखो, 17 मार्क्स। पर यार प्लीज का सोल्यूशन देखे बगैर पहले खुद करना है आप लोगों ने। ये करोगे, इसके अलावा होमवर्क भी भेजूं? बोला यही सही है। अच्छा ये देख लो भाई, यहां पे लिखा हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज दिस आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो इसका मतलब ये है कि वो यस, तो इसको आप क्या कंसिडर करेंगे? इक्विवेलेंट। बात समझ आती है भाई? तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। इन्वेस्टमेंट इनकम अभी तो सिखाया तुम्हें। इन्वेस्टिंग इनकम जो दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या प्रॉफिट में शामिल होगी?
वहाँ से हाँ 6 मिलियन है ना, जैसे डिविडेंड इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, डिविडेंड इनकम कह लूँ, इन्वेस्टमेंट पे आने वाली इनकम कह लूँ, बात अभी तुम लोगों ने आधा घंटा लगवाया था उस पर कि जो यस वहाँ से निकाल के वहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसका भी कोई रिसीवेबल भी अलग से नहीं है। क्लियर है? 2000 ये तो सोचे ना, जानिए आप, ये आप सोचें। नहीं, ये तो दे दिया मैंने, बस अब मैंने खाली ये कैश इक्विवेलेंट बताना था आपको, ये वाला शॉर्ट टर्म वाला, सही है। चलें, ये आप करके आएंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे। यस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग है, क्लोजिंग अलग है, तो ओपनिंग का ओपनिंग में देख लेना, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, ताकि इन्वेस्टमेंट को पाक साफ कर लो। असल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो कि कैश इक्विवेलेंट के अलावा होगी, सही है, बस ये कॉन्सेप्ट है उसमें। चलें, मिलते हैं जी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।